गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सेकंड यूनिट चालू कर रही हूँ। उसका हेडिंग है विषय आधारित मूल्यांकन। विषय आधारित मूल्यांकन के अंदर आप किस किस विषय पर इसका करोगे। अधिगम पर केंद्रीय सबसे पहला है रचना। विषय आधारित अधिगम के संदर्भ में विस्तृत विचारधारा वर्णन किया गया है, जिसके अधिगम संबंधी परिणामों व सूचियों को प्रस्तुत किया गया है। अधिगम केंद्रित पूर्ण रूप से ध्यान आकर्षित करना है। अधिगम पहला पॉइंट है अधिगम पर केंद्रीयकरण। अधिगम पर केंद्रीयकरण का पूर्ण ध्यान का आशय छात्र की रुचि को अधिगम के प्रति विकसित करना है। जब तक छात्र की अधिगम के प्रति रुचि विकसित नहीं होगी, उसका ध्यान अधिगम की ओर नहीं होगा। अधिगम के प्रति रुचि विकसित करने के लिए छात्रों के समक्ष जो कुछ भी अधिगम के लिए प्रस्तुत किया जाता है, उसका महत्व एवं उपयोग छात्रों को बताना चाहिए। इसका पहला पॉइंट है अधिगम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। अधिगम के प्रति छात्रों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। नेक्स्ट है अधिगम कार्यों की उपयोगिता। छात्रों को प्रत्येक अधिगम कार्य की उपयोगिता से परिचित कराना चाहिए। नेक्स्ट है कक्षा कार्यों की उपयोगिता। कक्षा कार्य में छात्रों के अनेक कार्य करने के लिए दिए जा रहे हैं। अधिगम के लिए रुचि विकसित करना। छात्रों में पढ़ाने के लिए रुचि को रखना चाहिए, तो अलग अलग तरीके से उसे पढ़ाना चाहिए। अधिगम के लिए प्रेरणा। अधिगम के लिए प्रेरणा की व्यवस्था करना आवश्यक है। अधिगम परिस्थितियों का निर्माण। कक्ष में एक छात्र को 10 तक गिनती आती है। सबसे पहले शिक्षकों को उस छात्र को गिनती पढ़ाने पर आमंत्रण करना चाहिए। नेक्स्ट है अधिगम के लिए पृष्ठपोषण। शिक्षक द्वारा अधिगम के लिए प्रारंभ होने के पूर्व तथा बाद में पृष्ठपोषण की व्यवस्था करनी चाहिए। योग्यता के अनुसार अधिगम। कक्ष में शिक्षक द्वारा प्रमुख कार्य छात्रों की योग्यता के बारे में ज्ञान करना चाहिए। निर्णय की क्षमता। शिक्षकों को अधिगम प्रक्रिया संबंधी निर्णय लेने की क्षमता छात्रों में प्रारंभ करनी चाहिए। शिक्षक द्वारा। नेक्स्ट है शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार। कक्ष में विद्यार्थियों की व्यवस्था में विद्यालयी व्यवस्था में शिक्षक का व्यवहार आरंभ होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार महत्वपूर्ण है। वह आवश्यक होना चाहिए कि वह किस तरीके से अपने व्यवहार के द्वारा बच्चों को पढ़ा सके और अच्छे व्यवहार से ही वह उसको समझा सकता है। छात्रों में पूर्ण रूप से अगर अध्यापक का व्यवहार अच्छा होगा तो उसका बच्चे भी अच्छी तरह से समझ सकेंगे। निर्णय की क्षमता का विकास होना। शिक्षकों को अधिगम प्रक्रिया संबंधी निर्णय लेने की क्षमता का पूर्ण विकास होना चाहिए। प्रारंभ विकसित करनी चाहिए तथा निर्णय में छात्रों के सहयोग प्रदान करना चाहिए। शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार। कक्ष एवं विद्यालय व्यवस्था में शिक्षक का व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उचित संप्रेषण व्यवस्था। छात्रों को उचित संप्रेषण व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए शिक्षक के छात्रों के साथ
आत्मीय एवं सहयोग के रूप में व्यवहार करना चाहिए, जिससे छात्र अपने भावों एवं विचारों की शिक्षा में संबंध प्रकट कर सके। नेक्स्ट है चिंतन एवं तर्कशील शक्ति। शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तथ्य या घटना के संदर्भ में छात्र जो भी तार्किक प्रश्न प्रस्तुत करता है या उसके विचार प्रस्तुत करता है, उन सभी विचारों का सहर्ष स्वागत करे। अधिगमकर्ता को स्वतंत्रता। कक्ष में अधिगमकर्ता को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। छात्रों में व्यापक समझ का विकास करना चाहिए, जिससे वे अधिगम के उद्देश्य, आवश्यकताएं, महत्व से परिचित हो सके। दूसरा पॉइंट है अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन। इसके अंदर फर्स्ट है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुरूप शिक्षक को सर्वप्रथम मनोविज्ञान सिद्धांत के अनुरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की व्यवस्था करनी चाहिए। सेकंड है अधिगम के लिए संगठित सूचनाएं। शिक्षकों को अधिगम के लिए संगठित सूचनाओं को प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट है अधिगम के लिए क्रमबद्ध सूचनाएं। शिक्षकों को छात्रों के लिए क्रमबद्ध सूचनाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे कि छात्रों के अधिकतम स्तर में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट है सूचनाओं के मध्य सहसंबंध। सूचनाओं के मध्य अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए सहसंबंध होना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में प्रतिरूपों का प्रयोग। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों को प्रतिरूपों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक की अधिगम सामग्री का प्रयोग। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग भी छात्रों में स्तर अनुकूल करना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया का ज्ञान से अज्ञात की ओर। शिक्षक को छात्र के संबंध में सर्वप्रथम अधिगम गतिविधियों का ध्यान रखना चाहिए और उसको पहले जो ज्ञान है उसके पश्चात ही उसे नवीन ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग। एक छात्र ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से अधिगम करना चाहता है, दूसरा छात्र कंप्यूटर के माध्यम से अधिगम करना चाहता है। इसी क्रम में तीसरा छात्र सीडी प्लेयर के माध्यम से अधिगम करना चाहता है। तो इस तरह से अध्यापक को चाहिए कि वह किसी भी तरीके से सभी बच्चों को एक साथ बिठा करके सारे कौशल उसको सिखाए। कौशलों का विकास एवं अभ्यास। अधिगम प्रक्रिया में छात्रों में विविध प्रकार के कौशलों का विकास करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि छात्र उन कौशलों में अपने अधिगम स्तर को उच्च स्थायी बना सके। नेक्स्ट है अधिगम अंतिम निष्कर्ष के लिए योग्यता का विकास। अधिगम प्रक्रिया के अंतिम निष्कर्ष तक जब तक छात्र नहीं पहुंचता है, तब तक उसका अधिगम स्थायी रूप से ग्रहण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है अधिगम गतिविधियों में सृजनता की योग्यता। अधिगम गतिविधियों में सृजनता की योग्यता भी छात्रों के विकास को जानी जाती है। नेक्स्ट है अधिगम विस्तार की योग्यता। छात्र जब किसी प्रकार का अधिगम करता है तो उसके मन में विविध प्रकार के तर्क एवं प्रश्नों उत्पन्न होना स्वाभाविक है, इसलिए उन तर्कों का समाधान अध्यापक को करना चाहिए। अधिगम स्थानांतरण। शिक्षक द्वारा छात्रों को ये स्पष्ट रूप में अवगत करा देना चाहिए कि वह जो भी अधिगम कर रहा है उसका उपयोग वह विविध क्षेत्रों में कर रहा है। नेक्स्ट है त्रुटियों का सकारात्मक विकास। अधिगम प्रक्रिया में होने वाली विविध प्रकार की त्रुटियों का सकारात्मक रूप में विश्लेषण करना चाहिए। त्रुटियों के लिए छात्रों को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है आपका पाठ्यक्रम अनुदेशन और आकलन। पाठ्यक्रम के लिए योजना। छात्रों के समक्ष जो भी पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जाए उसके लिए संगठित एवं क्रमबद्ध रूप में योजना तैयार करनी चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम का
अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि पाठ्यक्रम छात्रों की योग्यता स्तर के अनुकूल होता है तो अधिगम प्रक्रिया में भी प्रभावी अच्छा माना जाता है। इसके अंदर है छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले पाठ्यक्रम में सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय होना चाहिए जिसके होना चाहिए। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम का स्वरूप छात्रों के अनुकूल होना चाहिए, अनुसार ही होना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में क्रमबद्धता का समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम में उन तथ्यों एवं घटनाओं का समावेश होना चाहिए जो कि जीवन से संबंधित हो। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम का स्वरूप इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि वह सामान्य प्रतिभाशाली एवं मंद बुद्धि बालकों की शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति कर सके। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का स्वरूप मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं तथा उसके माध्यम से छात्रों को अधिगम स्तर ऊंचा हो सके। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का स्वरूप आधुनिक एवं समसामयिक होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है अनुदेशन के लिए योजना। शिक्षक द्वारा छात्रों के अनुदेशन प्रदान करने की प्रक्रिया पर ही अधिगम निर्भर करता है। छात्रों के लिए जितना अधिक प्रभाव अनुदेशन कार्य होगा उसका अधिगम स्तर उतना ही ऊंचा एवं स्थायी होगा। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है अनुदेशन क्रिया में शिक्षक को नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड है अनुदेशन प्रक्रिया में शिक्षक कौशलों का प्रयोग व्यापक रूप से करना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षक को अनुदेशन प्रक्रिया में आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, अनुदेशन प्रक्रिया में शिक्षक को छात्रों को क्रियाशील बनाना चाहिए। नेक्स्ट, अनुदेशन प्रक्रिया में शिक्षक को अनुदेशन तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, अनुदेशन प्रक्रिया में शिक्षक को शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग व्यापक रूप से करना चाहिए। नेक्स्ट, अनुदेशन की प्रक्रिया में छात्र सहभागिता को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट, अनुदेशन प्रक्रिया की योजना में क्रियात्मक अनुदेशन के माध्यम से छात्रों को शैक्षिक और अनुदेशक संबंध बताना चाहिए। थर्ड पॉइंट है आंकलन की योजना। शिक्षक को अपने द्वारा सृजित अधिगम गतिविधियों का आंकलन रखना चाहिए। यदि किसी अधिगम गति में छात्रों के अधिगम स्तर में सुधार नहीं होता है तो उसके स्थान पर दूसरी अधिगम गति को प्रयोग में लाना चाहिए। सेकंड है छात्रों को भी अधिगम गतिविधियों के सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों में अनुश्रवण की योग्यता का विकास करना चाहिए। इससे वे अपनी अधिगम गतिविधियों का अनुसरण करके उनकी समीक्षा कर सके। फोर्थ है शिक्षक को आंकलन की प्रक्रिया का विश्वसनीय बनाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि आंकलन की प्रक्रिया सरल एवं स्वाभाविक रूप में संपन्न होगी। नेक्स्ट, आंकलन की प्रक्रिया को पूर्ण स्पष्ट बनाना चाहिए। इसमें भ्रमपूर्ण तथ्यों का समावेश नहीं होना चाहिए। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वादियों द्वारा अधिगम के संदर्भ में अपने व्यापक विचारों को बच्चों के सामने लाना चाहिए। उसके अनुसार अधिगम पर छात्र का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया का पूर्ण अध्ययन करके उसका शेष स्वरूप छात्रों के समक्ष उपलब्ध करने तथा पाठ्यक्रम अनुदेशन और आंकलन की प्रक्रिया की योजना तैयार करना चाहिए। अब एक कार्य के प्रकार, नेक्स्ट पॉइंट है कार्य के प्रकार। कार्य के प्रकारों के रूप में प्रमुख क्रियात्मक गतिविधियों को माना जाता है। क्रियात्मक गतिविधियों के आंकलन के छात्रों से सर्वांगीण विकास का मार्ग प्राप्त होता है, क्योंकि गतिविधियों
में छात्रों द्वारा पूर्ण मनोयोग एवं शारीरिक योग्यता से कार्य किया जाता है, जिसका प्रदर्शन वह उसके द्वारा संपन्न की जाने वाली गतिविधियों में करता है। उन गतिविधियों का आकलन कार्य छात्रों को उपयुक्त सुझाव दिए गए हैं। पहला है परियोजना। प्रयोजन, अन्य परियोजना में क्रिया होती है, क्रिया का प्रयोजन होता है। वह प्रयोजन जो प्रयोग द्वारा पूर्ण किया जाए उसे प्रयोजन कहा जाता है। प्रयोजन शब्द का अर्थ कि वह प्रक्रिया जो तथ्यों सिद्धांतों के अनुसार विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से अपने को सिद्ध कर सकते हैं, अर्थात सिद्धांतों की पुष्टि कर सकते हैं अथवा उसके केवल हताहत का अध्ययन कर सकता है, यह प्रयोजन जो होता है। प्रयोजन दो प्रकार का होता है, पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामाजिक तथा सामूहिक। प्रोफेसर स्टीवेंसन के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो कि अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता प्राप्त करता है। थॉमस के अनुसार प्रयोजना इच्छानुसार ऐसा कार्य है जिसमें रचनात्मक प्रयास अथवा विचार है तथा जिसका परिणाम सकारात्मक होता है। अब है प्रोजेक्ट के पद। सबसे पहले प्रस्तावना। जिस समस्या पर प्रयोजन लिया जाता है उस समस्या पर विचार किया जाता है कि यह समस्या किस प्रकार उत्पन्न हुई तथा उस पर कार्य करने के लिए आप तैयार हैं। इसी पद में विद्यालय का नाम, पता, प्रयोगकर्ता का नाम, पद, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, कक्षा जिसमें प्रयोग करना है तथा कितने छात्रों को लेकर के कार्य करना है, यह सब प्रस्तावना में आएगा। दूसरा है शीर्षक। इस पद के अंतर्गत उस समस्या का स्पष्टीकरण किया जाता है कि जिस समस्या पर प्रयोजन का कार्य किया जाता है उस स्पष्ट, निश्चित तथा कम से कम शब्दों में लिखा जाता है। थर्ड है प्रयोजन की आवश्यकता। इन पदों में उन सभी तथ्यों का वर्णन किया जाता है जिससे यह ज्ञात होता है कि इस प्रयोजन को क्यों चुना जा रहा है तथा प्रयोजन की आवश्यकता क्या है। नेक्स्ट है प्रयोजन की समस्या। इस संबंध में दो बातें ध्यान देने योग्य है। अध्यापक के समक्ष अमुक समस्या किन परिस्थितियों में किस प्रकार सामने आएगी है। पहले समस्या का स्वरूप क्या है। इस पद में के अंतर्गत उपरोक्त दोनों तथ्यों की समीक्षा स्पष्ट होती है। नेक्स्ट है प्रयोग में प्रयोजन की कल्पना। जब कोई प्रयोजन प्रारंभ किया जाता है तो उसके लिए कुछ तथ्यों को आधार मानकर प्रयोग प्रारंभ किया जाता है। यह आधार एक मार्ग तैयार करता है जिसके माध्यम से उद्देश्य की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है सीमांकन। इसके अंतर्गत प्रयोजन की कक्षा, समय तथा कार्य का अनुमान किया जाता है। नेक्स्ट है प्रयोजन की रूपरेखा। इसके अंतर्गत प्रयोजन को विधि का वर्णन तथा कार्य कलापों का स्पष्टीकरण और प्रयोग की विभिन्न बातों को स्पष्ट रूप से लिखना पड़ता है। प्रयोग उसी प्रकार उसे आगे बढ़ाता है। यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आंकड़े एकत्रित करना। इसमें आंकड़े को एकत्रित करने की विधि का वर्णन किया जाता है, जैसे आंकड़े अंकों के रूप में अथवा मध्यमान के विचलित सहसंबंध आदि के रूप में अथवा गुणात्मक रूप में एकत्र किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रयोजन के लिए उपकरण सामग्री। प्रयोग को सफलतापूर्वक बनाने बिना समय
पूर्वक बिना समय नष्ट किए पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि प्रयोजन में प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री को नामावली प्रसारित किए जाने वाले परीक्षण प्रयोग के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, आंकड़ों का विश्लेषण तथा निष्कर्ष। आंकड़ों का इसमें आंकड़े एकत्रित करके उनका विश्लेषण समस्या के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। आंकड़ों की तुलना, उनमें अंतर आदि सांख्यिकी विधियों का प्रयोग कर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गहन समस्या होने पर सांख्यिकी की अच्छी तकनीकी का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रयोग प्रायोजन का परिणाम। प्रयोग द्वारा प्राप्त आंकड़ों एवं विकल्पों की परीक्षा में समस्या के संबंध में निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, प्रयोग प्रयोजन परिणामों का नवीन परिस्थितियों में उपयोग। जब प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रयोग संबंधी परिणामों की पुष्टि की हो जाती है तो इस प्रयोग को अन्य परिस्थितियों में दोहराया जाता है। एक प्रयोग की सफलता के आधार पर अन्य समस्याओं के लिए कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है संदर्भ ग्रंथों की सूची। प्रयोग प्रयोजन के कार्य में कुछ पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का भी उपयोग किया जाता है। इसके नाम भी लेखक के द्वारा क्रमबद्ध सूची में अंत कर दिया जाता है। अब है गृह कार्य। गृह कार्य वह कार्य है जो कक्षा में बचा हुआ कार्य घर से पूरा करने को दिया जाता है। समय अभाव के कारण वह कार्य कक्षा में पर्याप्त व्यवस्था ढंग से नहीं किया जा सकता, इसलिए छात्रों को घर में पूरा करके लाने को कहा जाता है। यदि व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो छात्र का तात्पर्य विद्यालय विषय से संबंधित उन समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं से है जो मौखिक और लिखित रूप में होती है। गृह कार्य के नेक्स्ट पॉइंट है गृह कार्य के उद्देश्य। गृह कार्य के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? पहला है घर पर छात्रों के खाली समय का सदुपयोग करने हेतु गृह कार्य दिया जाता है ताकि छात्र व्यस्त रहे, क्योंकि शिक्षाविदों का कहना है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है और यदि ऐसा होगा तो छात्र अनुशासनहीनता करेगा, छात्रों में स्वाध्याय के गुण विकसित हो सके, घर पर गणित की समस्याएं हल करेंगे और उनको कठिनाइयां अनुभव करेंगे तो नवीन ज्ञान की खोज करेंगे और समस्याओं का समाधान का खोज करेंगे। नेक्स्ट है कक्षा कार्य में अर्थात सामूहिक शिक्षण में जो कमियां रह जाती है उन्हें इस कार्य में सुधारा जा सकता है। छात्रों में दृढ़ विश्वास तथा आत्मविश्वास गणित विषय में उत्पन्न हो सकता है जिससे वे पाठ को आत्मसात कर सके। नेक्स्ट, यह कार्य छात्र अपनी रुचि के अनुसार कर सकते हैं। नेक्स्ट, छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आदत, सोचने की शक्ति तथा पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान वृद्धि करने के अवसर मिलते हैं। अब है गृह कार्य की आवश्यकता। सीखे हुए नियमों अथवा सिद्धांतों के अभ्यास के लिए विद्यालय में समय का अभाव है। सीखे हुए कार्य संबंधी आत्मविश्वास की प्राप्ति हेतु स्वयं कई प्रश्न हल करने के लिए विद्यालय में समय का अभाव है। नेक्स्ट, सीखे हुए नियमों को याद करने के लिए विद्यालय का वातावरण अनुकूल नहीं होता। छात्र घर पर कुछ देर बैठकर कक्षा में पढ़ाए जाने वाले पाठ को दोहरा सकता है
इसके लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। गृह कार्य कैसे दिया जाए? शिक्षण विधियों में गणित एक अनिवार्य विषय है। व्यवहारिक जीवन में इसकी सब महत्वपूर्ण उपयोगिता है, इसलिए इसका ज्ञान अति आवश्यक है। गणित का पाठ्यक्रम विस्तृत होने के कारण संपूर्ण हल कक्षा में नहीं किया जा सकता है, इसलिए छात्रों को घर में पूरा करने के लिए दिया जाता है। परंतु गृह कार्य देने में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, विद्यालय के कार्य की पुनरावृत्ति। कार्य देते समय गणित अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो सूत्र या प्रक्रिया कक्षा में बताई गई है उसी पर गृह कार्य आधारित होना चाहिए। यह कार्य भी अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार। ऐसे छात्र जो अपने अभिभावकों की आजीविका में सहयोग करते हैं उन्हें कुछ कम गृह कार्य दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसको उससे समय कम मिलता है। वे प्रश्नों को पूरा हल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, छात्रों की रुचियों एवं योग्यताओं पर कार्य। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर छात्रों की रुचियों के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए तथा कार्य की मात्रा भी अलग अलग होनी चाहिए। पिछड़े छात्रों को कम तथा प्रतिभाशाली छात्रों को कुछ अधिक गृह कार्य देना चाहिए। नेक्स्ट, छात्रों की आयु के अनुसार छोटी कक्षा के छात्रों को गृह कार्य बहुत ही कम देना चाहिए और यदि न दिया जाए तो कोई बात नहीं। गणित का अभ्यास घर पर कक्षा 6 से लेकर हाई स्कूल तक के छात्रों को लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम गणित में दिया जाता है। शारीरिक दृष्टि से जो छात्र कमजोर है उन्हें कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, कार्य की प्रकृति। छात्रों को मौखिक, लिखित अथवा हस्त निर्मित कार्य विविधता के आधार पर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का कार्य देने से छात्रों में कार्य करने की रुचि बनी रहती है और छात्र के कार्य संबंध करने की प्रकृति की रचना कार्यों में विशेष रूप से रुचि रखती है। नेक्स्ट, छात्र, अध्यापक तथा अभिभावक सहयोग। गृह कार्य को पूरा करने के लिए छात्रों को अध्यापक तथा अभिभावक सहयोग दे तथा व्यक्तिगत दिशा निर्देश प्रदान करे तो गृह कार्य में सफलता मिलती है। नेक्स्ट, छात्रों की शक्ति का उपयोग। छात्रों को गृह कार्य देते समय अध्यापक यह भी देख ले कि अन्य विषयों के अध्यापक ने जितना गृह कार्य दिया है उसे छात्र सरलतापूर्वक कर लेंगे। यदि ऐसा नहीं तो गृह कार्य में कटौती करनी चाहिए। अब है आपके सामने गृह कार्य का महत्व। गृह कार्य का महत्व, पहला है अवकाश के समय के सदुपयोग में अवसर विकसित करना होगा। नेक्स्ट, दूसरा है योग्यता के अनुसार कार्य करने के अवसर होने चाहिए। तीसरा, छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। चौथा, सामूहिक शिक्षा के दोषों का निवारण करने में। पांचवा, आत्मविश्वास की भावना का विकास करने में। छठा है पुस्तकों के स्वतंत्र चिंतन की भावना का विकास करने में। सातवां है व्यवस्थित रूप से कार्य करने का आदत का निर्माण करना। आठवां है पुस्तकों के अध्ययन की रुचि का विकास करना। नेक्स्ट है पुस्तकालय उचित विधि से प्रयोग करना। नेक्स्ट, अध्यापक एवं अभिभावक के मध्य उचित संबंध होना। गृह कार्य में अब नेक्स्ट पॉइंट है गृह कार्य में क्या क्या हानियां होती है। पहला है गृह कार्य से मानसिक थकान उत्पन्न होती है। छात्र सामाजिक जीवन के उद्देश्य करता है। स्वास्थ्य एवं आँखों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। खेल एवं मनोरंजन के समय का अभाव रहता है। पाठ्य पुस्तकों के से प्रश्नों के उत्तर मिलाने की
गंदी आदत निर्माण होती है। गृह कार्य में परीक्षा में उत्तीर्ण होने का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। गृह कार्य का संचालन। जिस दिन छात्रों की गृह कार्य दिया जाए उस दिन कक्षा में किए गए कार्य का आधारित गृह कार्य दिया जाना चाहिए। सभी छात्रों को एक जैसा का गृह कार्य नहीं दिया जाना। गृह कार्य देते समय वैकल्पिक विषयों को ध्यान में रखना चाहिए। अध्यापक को सोच समझ करके गृह कार्य देना चाहिए। गृह कार्य को कभी भी सजा के रूप में नहीं देना चाहिए। गणित में गृह कार्य अन्य विषयों में दिए गए कार्य को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। हमेशा एक प्रकार का गृह कार्य नहीं देना चाहिए, इसमें परिवर्तन अवश्य करना चाहिए। गृह कार्य को रुचिपूर्ण एवं उत्साहवर्धक बनाने के लिए निरीक्षण करके प्रोत्साहित अंक देना चाहिए। फिर प्रोत्साहित अंक देना चाहिए। इस तरह से यह टॉपिक आपका गृह कार्य का खत्म हुआ। थैंक यू प्रदर्शन।